सिंपल प्रेजेंट टेंस समझिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने की तरीका देखिए। सबसे पहले हिंदी में इसका पहचानने की तरीका देखिए। यदि इसका कोई परिभाषा भी आपको पीछे पूछेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का परिभाषा क्या होंगे, तो आप ये कहिएगा कि जो काम वर्तमान समय में सामान्य हो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो काम वर्तमान समय में सामान्य हो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसको पहचानने की तरीका है हिंदी में पहचान। जिस जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताहू, तीहू, तेहो, ता है, ती है, रहे तो, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। समझ गए इसको? क्या लिखा हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में पहचानने का तरीका क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या कर रहेगा? ताहू, तीहू, ते हो, ता है, ती है, रहे तो, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। किसके अंत में रहेंगे? क्रिया के अंत में। अच्छा, एक चीज और देखिए यहां पर, अभी मैंने आपको बताया था क्रिया को पहचानने के तरीका क्या है कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जिस हिंदी शब्द के अंत में ना रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि जाना, इसको अगर खंडन किया जाए तो जा प्लस ना होगा, होगा ना? ये मेरा मेन शब्द है, मेन वर्ड है ये ना जो है एक प्रकार के सफिक्स है। आप लोग पढ़े होंगे सफिक्स और प्रेफिक्स, प्रेफिक्स और सफिक्स। इसका हिंदी होता है उपसर्ग, इसका हिंदी होता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है कि किसी शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग प्रेफिक्स के तो प्रे का हिंदी होता है प्रेफिक्स, मतलब प्रे का अर्थ ही होता है पहले। जब किसी शब्द के पहले लगता है तो उसको हम लोग प्रेफिक्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं हपी, लिखते हैं हप्पी, लिखते हैं हम लोग हप्पी, इसमें अन लगा दीजिए, अनहपी हुआ ना, हुआ कि नहीं? तो ये क्या हो गया? ये कौन सा शब्द हो गया? प्रेफिक्स शब्द हुआ। वही अगर बोला जाएगा सफिक्स शब्द क्या होता है तो बोलेंगे केयर, इसमें फूल लगा दीजिए। तो केयर, ये फूल जो लगा यहाँ पर ये क्या हो गया? सफिक्स हो गया। तो हिंदी में इसको क्या है, ये कि हिंदी में इसका क्या होता है? प्रत्यय होते हैं। तो ये देखिए, अगर इस पर एग्जाम्पल दिया जाए कि जिस हिंदी शब्द के जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, तो यहां देखिए जैसे कि मैं लिखता हूं, क्रिया पे लिखिए मैं जाना हूं, वह पढ़नी है, लिखो इसको। देखो अंत में ना है ना, ये प्रत्यय है, इसको हटा देना है। कैसे हटाएंगे? ये प्रत्यय हमेशा हटते रहेंगे, दूसरा प्रत्यय जुड़ते जाएंगे और उसमें टेंस का नाम होते जाएंगे। ठीक समझ रहे नहीं? इसलिए क्या यहाँ पर ना है, ना था ना, ये क्या पहचान दिया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया है ना, यही क्रिया है, इसी के अंत में रहेंगे, क्या रहेंगे? ता होना चाहिए। अब देखो
ना जो ये प्रत्यय लगा हुआ है, इस ना प्रत्यय को हटा देनी है और इसको यहां पर क्या लगा देंगे, ता लगा देंगे। देखिए मैं जाता हूं हो गया, जहां ता लगा हुआ हो गया तो समझिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये है। फिर देखिए वह पढ़नी है, पढ़ने का अर्थ क्या हुआ, नी को हटा दीजिए, यहां देखिए ती लगा दीजिए। समझ गए क्या हो गया, वह पढ़ती है। समझ गए ना, यानी कि जहां ताते ती ये सब लगा हुआ रहेंगे तो हम लोग कौन सा टेंस कहेंगे उसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे उसे। इसी पर और एग्जांपल लीजिए, इसी पर और एग्जांपल लीजिए। जैसे कि वे लोग खेलते हैं, है ना, वे लोग खेलते हैं। हम लोग बाजार जाते हैं। तो ये हिंदी में पहचानने का तरीका ये हुआ, ता रहेगा, ती रहेंगे, ते रहेंगे, ते रहेंगे और ये सब रहेंगे, तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। हिंदी में पहचानने का तरीका हुआ। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे इसको, स्ट्रक्चर इसका होता है, इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है, क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट समझते हैं, कर्ता। इसके साथ अभी बताए तो मैंने आपको V1 V2 V3 V4 V5 बताए थे कि नहीं, तो इसमें जो यूज होते हैं V1 MV1, MV1 क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ मेन वर्ब, हाँ, ऑब्लिक MV5 और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा कोई हम लोगों से ये पूछ लेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है ना, तो हम लोग ये कहेंगे कि जिस वर्ब का V1 V2 V3 V4 और V5 बन सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। कभी कभी ये होता है जैसे कि हम लोग लिखेंगे कि दिस इज अ पेन, हाँ, ये इज जो है ये भी एक वर्ब है और इस सेंटेंस के लिए भी ये मेन वर्ब है, लेकिन इसी इज का प्रयोग यहां पर हम लोग करेंगे कि ही इज प्लेइंग। ये इज ये था यहां पर, तो ये क्या था, मेन वर्ब था, लेकिन इसी इसका प्रयोग यहाँ के लिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब नहीं रहा, लेकिन प्लेइंग यहाँ पर क्या हो गया, मेन वर्ब हुआ। क्योंकि हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि इसमें आईएनजी का प्रयोग किया गया है। समझे कि समझे आप लोग, क्या कहेंगे हम लोग कि जिस वर्ब का V1 V2 V3 V4 V5 बन सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। अच्छा देखो आज दिन तक ये हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं कि इज का इज्ड हो जाएगा, कभी पढ़े हैं नहीं, इसका इजिंग लिख देंगे, कभी होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये मेन वर्ब है ही नहीं। आते हैं सेंटेंस के लिए आते हैं, पुनः ये इसका वो ये नहीं है कि इसका मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, सिर्फ सेंटेंस के लिए होगा, लेकिन यहीं पर इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। ये मेन वर्ब के रूप में नहीं है, किस रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए इसको बनाने के तरीका, अभी मोटा मोटी ये समझना है आप लोगों को, क्या समझना है कि आई के साथ वी दे बोथ नेम्स के साथ जो होता है क्रिया के MV1 का प्रयोग किया जाएगा। याद रहेगा ना, क्या क्या, आई वी दे बोथ नेम्स समझते हैं क्या होता है, दो नाम, इसका हिंदी क्या होगा, दो नाम। दो नाम क्या हुआ, जैसे राम एंड श्याम हुआ, श्याम एंड लखन हुआ, सीता एंड गीता हुआ, गीता एंड रीता हुआ, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो नाम होगा तो क्रिया के MV1 का प्रयोग किया जाएगा, नहीं कि मेन वर्ब का पहला रूप, जैसे कि हम लोग टीच लिखते हैं, ये पहला रूप हुआ, समझे कि नहीं, ये क्रिया का पहला रूप हुआ, तो इसके साथ प्रयोग होगा आई वी दे बोथ नेम्स के साथ MV1 का प्रयोग किया जाएगा, इन्हें क्रिया के पहला रूप का प्रयोग किया जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसको बनाने का तरीका। अच्छा एक चीज और देखिए, जैसे कि रहेगा
ही, सी, इट, एनी नेम। एनी नेम समझते हैं आप लोग? कोई एक नेम, कोई एक नाम। कोई एक नाम क्या हुआ? जैसे कि राम हुआ, मोहन हुआ, सीता हुआ, गीता हुआ, कुछ भी बोलिए, एक नाम बोलिए। इस सब के साथ क्रिया के पांचवा रूप का प्रयोग किया जाता है, अर्थात MB5 का प्रयोग किया जाता है। ये समझे? किसके किसके साथ MB5 का प्रयोग होगा? ही, सी, इट, एनी नेम। कोई एक नाम के साथ क्रिया के पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे। अच्छा, क्रिया के पांचवा रूप का पहचानने के तरीका क्या है? उसमें, उस वर्ब में, किसमें? वर्ब में क्या लगा हुआ रहेगा? या तो एस लगा हुआ रहेगा या तो ईएस लगा हुआ रहेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे एस कहां लगता है और ईएस कहां लगता है, समझे कि नहीं? इस सब रूल उसका होता है, सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। फिलहाल इसको यहां देखिए। मैं जाता हूं, पहले पर्सन समझिएगा। मैं जाता हूं तो मैं कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, क्या है ना? मैं कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। अच्छा, यहां देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को पहचानने के तरीका यही है कि सेंटेंस से उसको कौन लगा के प्रश्न करना है। कौन जाता है? मैं जाता हूं। जवाब मिला ना? कौन जाता है? मैं जाता हूं। जैसे कौन लगा के प्रश्न कीजिएगा, जो आपको जवाब मिलेगी, समझे वो सब्जेक्ट हो गई। तो सब्जेक्ट इसका कौन हो गया? आई हुआ। कौन हुआ? आई। अब देखिए, सब्जेक्ट ये हो गया। अभी क्या बताया आपको कि जहां आई रहेगा तो उसके साथ क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग करेंगे? MB1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। जाना का इंग्लिश है ना, गोएन होता है, तो गो यहाँ पर कर दीजिए। अब देखिए, वह पढ़ती है तो वह का इंग्लिश क्या होगा? सी हो जाएगा। सी हो गया। अब पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड होता है, तो रीड ले गई। और उसमें भी देखिए, ये थर्ड पर्सन में है। ही, सी, इट, एनी नेम, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ क्रिया के पांचवा रूप का प्रयोग किया जाता है ना, यानी कि एस या ईएस। तो यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे हम लोग? एस लगा देंगे। समझ गए? फिर देखिए, वे लोग खेलते हैं। वे लोग का इंग्लिश कौन क्या होगा? दे होगा। खेलना का इंग्लिश क्या होगा? प्ले होगा। इसके साथ एस लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? इसके साथ एस लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि दे है ना। क्रिया के यहाँ पर पहला रूप का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं? फिर देखिए, हम लोग बाजार जाते हैं। कौन बाजार जाते हैं? हम लोग जाते हैं। हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी होगा। अच्छा, जाना के, अब देखिए यहाँ पर एक बाजार है, जाना भी है और बाजार भी है। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर जो कहेगा वही करना है। हम लोग का इंग्लिश क्या हुआ? वी हुआ। क्रिया के पहला रूप का प्रयोग करना है यहाँ पर। तो क्या होगा? जाना का, जाते का इंग्लिश क्या होता है? गो। यहाँ पर गो लिख दीजिए। अब देखिए, बाजार का इंग्लिश क्या होता है? मार्केट। इसके साथ टू का प्रयोग कीजिए, फिर मार्केट का मार्केट लगा दीजिए। समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत है? आगे देखिए पुनः इसको।